बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डिस्कशन क्लास फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए जारी है और हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हमारा बेसिक्स टू वेक्टर्स था। लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व किया और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 पर जाने से पहले कुछ बेसिक जो एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट यूज़ हुए हैं उनसे नो हाउ होना ज़रूरी है। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को। स्टूडेंट्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हैं क्या? वैसे जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो स्केलर वो नंबर होते हैं जिनकी सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और प्रोडक्ट का मतलब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वो नंबर्स वेक्टर्स होंगे और हमने दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट को डिस्कस करना है। अगर हम जनरली बात करें तो रियल नंबर्स के अंदर या वेक्टर अलजेब्रा के अलावा हमारे माइंड में प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही कंसेप्ट मौजूद है। हमने अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 6 आता है और 6 हासिल करने का सिर्फ यही एक यूनिक वे है कि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन वेक्टर के अंदर, वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर अलजेब्रा के अंदर दो वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो तीन तरह से डिस्कस की जाती है। वो तीन तरीके कौन से हैं, चलें पढ़ते हैं। There is only one possibility of multiplication or product of scalars like integers। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का हमारे पास सिर्फ एक ही रूल है प्रोडक्ट के लिए, लेकिन बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस। नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद एनी स्केलर के। अगर आप किसी के वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में आपको कोई नया वेक्टर मिलता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कहलाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद एनी स्केलर। और जब आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वेक्टर बनेगा उसी मैग्नीट्यूड प्रीवियस वेक्टर से ज़्यादा होगी। यानी कि एक वेक्टर है, उसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स कि अब रिजल्टिंग वेक्टर जो है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है और उसकी मैग्नीट्यूड प्रीवियस वेक्टर से ज़्यादा होगी। और अगर आपने किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इट मीन्स कि अब उसकी मैग्नीट्यूड प्रीवियस वेक्टर से कम हो जाएगी, यानी वो अपनी वर्थ को कम कर लेगा। सो स्केलर के साथ किसी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड पे असरअंदाज होती है। सेकेंडली, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। अब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना भी प्रोडक्ट है, और ऐसी प्रोडक्ट जिसके नतीजे में आपको कोई स्केलर आंसर मिलता है, ऐसी प्रोडक्ट को हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट में भी कोई स्केलर नंबर ही आंसर आता है। वैसे तो होना ये चाहिए कि अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर आंसर आना चाहिए, कोई वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेक्टर ही आंसर आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है कि वेक्टर से मल्टीप्लाई होके कोई स्केलर आंसर आ जाए। तो जैसा कि फिजिक्स जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अगर मल्टीप्लिकेशन को देखें तो रिजल्टिंग आंसर उनके पास वर्क की सूरत में आता है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका आंसर आपके पास जॉल की फॉर्म में होता है। सो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट जो है ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके कोई स्केलर बन जाते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब थर्ड प्रोडक्ट की टाइप क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद वेक्टर एंड द रिजल्टिंग आंसर इज अगेन वेक्टर। आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में भी आपको वेक्टर मिले तो ऐसी प्रोडक्ट को फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और बहुत सी क्वांटिटीज ऐसी हैं वेक्टर क्वांटिटीज जिनकी प्रोडक्ट भी अगेन एक वेक्टर होती है, लाइक मूवमेंट ऑफ फोर्स। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो मूवमेंट ऑफ फोर्स से अवेयर होंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, हमारे पास आर और फोर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है और रिजल्ट में भी ये मूवमेंट खुद एक वेक्टर फॉर्म में होता है। सो ये थी हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड टाइप, प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट की नोटेशन और फॉर्मूलेशन की अगर हम बात करें तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है
और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनकी डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाएगा ए डॉट बी, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा बिटवीन देम। सो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये देखें आप, ये ओ से ए तक हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ओ से बी तक वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, एंड वी हैव टू फाइंड दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। वी विल टेक दी magnitude of both vectors and multiply with the cosine of angle between them। so ये था हमारे पास फॉर्मुलेशन और नोटेशन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लेना कैसे है, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने दो वेक्टर्स लिए हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जनरली अगर हमें तीन कंपोनेंट्स वाले एलिमेंट को तीन कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो 9 कंपोनेंट्स हमारे पास आंसर आते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आई कंपोनेंट या पहला एलिमेंट इस तीनों से मल्टीप्लाई होके ये 3 आंसर देगा। इसी तरह ये वाई इन तीनों से मल्टीप्लाई होके ये आंसर देगा, और जेड जो है वो इन तीनों से मल्टीप्लाई होके 3 आंसर देगा। जबकि आई जे और के ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये आई जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, जे जो है वो वाई डायरेक्शन में है, और जेड जो के जो है वो जेड डायरेक्शन में, और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमारे पास 1 होती है, ये माइंड में रखिएगा। चलें इनको ज़रा थॉरोली मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने इनको थॉरोली मल्टीप्लाई किया। हमने पहले x को सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y को, फिर z को। तो आप देख रहे हैं कि ये x, y, z और a, b, c तो कोफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट्स हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कोई स्केलर आंसर देंगे। इनके साथ जो वेक्टर्स यूनिट मौजूद हैं वो आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो उनकी फॉर्म कुछ यूं बनेगी, आई डॉट आई, आई डॉट जे, आई डॉट के एंड अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला पढ़ा था अभी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये देखें, अब I और I ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और I और I के दरमियान जो कोसाइन एंगल है वो हमारे पास 0 होता है। तो अगर मैं इस I डॉट I पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो फार्मूला होगा I मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 0। तो ये वाली सारी चीज़ स्टूडेंट्स, अब ये मैग्नीट्यूड्स 1 होंगी और कॉस ऑफ 0 भी 1 होगा, तो ये सारा जो हमारे पास एक फॉर्म बनी हुई है, दिस इज 1 एंड 1 इंटू ए एक्स विल अगेन ए एक्स। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अगर मैं आई डॉट जे के ऊपर अप्लाई करता हूं तो दिस विल बिकम आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल। आई और जे के दरमियान स्टूडेंट्स, आई एक्स डायरेक्शन है, जे वाई डायरेक्शन है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, और जब कॉस 90 हम पुट करेंगे तो दैट इज 0। तो ये सारा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो एक चेंजिंग यहाँ से नजर आ रही है, जो डायरेक्शन सेम है उनका आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, जो डायरेक्शंस हमारे पास डिफरेंट है उनका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। सो इन सारी पॉसिबिलिटीज में किस किस एलिमेंट की डायरेक्शन सेम है, आई डॉट आई की, जे डॉट जे की, के डॉट के की। तो इट मीन्स कि सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास 1 रहेंगे। बाकी ये सारे 6 एलिमेंट्स डिफरेंट डायरेक्शन होने की वजह से 90 का एंगल बनाएंगे और ये 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इन जनरली जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम ये सारी 9 पॉसिबिलिटीज़ नहीं लिखा करते, हम सिर्फ आई कंपोनेंट को आई से, जे कंपोनेंट को जे से और के कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग आंसर में उनका एंगल 90 डिग्री बनेगा और वो 0 हो जाएंगे, इसलिए उनको हम लिखते ही नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो ए डॉट बी का आंसर होगा दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ओनली, और ये सारा फैक्टर क्योंकि 1 था तो दैट्स वाई 1 मल्टीप्लाई होके यही आंसर आ गया। सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कि हर मैथमेटिशियन के, हर स्टूडेंट के माइंड में अराइज होता है कि ऐसा क्या है कि हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉज ही यूज करते हैं, हम साइन क्यों नहीं यूज कर सकते। लाइक ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड वाई नॉट साइन ऑफ एंगल, सो कॉज एंगल ही क्यों यूज होता है। तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हासिल करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लें कि डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक रिलेशनशिप डेवलप करता है 2 वेक्टर्स के दरमियान, जो कि एक वेक्टर की डायरेक्शन को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के साथ रिलेट करता है, या एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ असाइन करता है या रिलेट करता है। ओके, कहते हैं वाई कोसाइन फंक्शन यूज इन डॉट प्रोडक्ट।
as we know, the dot product possesses the scalar value, and the scalar value measures that extent which the vector point in the same direction. That's why cosine is used due to directly relate the direction of vectors. दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन, कंपोनेंट्स की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। इसी वजह से हम यहाँ पे कॉस फंक्शन को यूज करते हैं। अब वो कैसे, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है, तो वो इसका मतलब दोनों या तो पैरेलल होंगे, उनके दरमियान कोई एंगल नहीं है। और जब हम कॉज ऑफ एंगल 0 रखेंगे तो इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 जो है वो कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 0 हो, वो स्ट्रिक्टली पैरेलल या स्ट्रिक्टली सेम डायरेक्शन में होते हैं, और स्ट्रिक्टली होने की वजह से हमारे पास उस कॉस का मैक्सिमम आंसर आता है। सो ये जो 1 है ना, ये 1 शो कर रहा है कि आपका एंगल 0 है, और एंगल 0 ये शो कर रहा है कि जिन दो वेक्टर्स के दरमियान आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं वो दोनों के दोनों स्ट्रिक्टली सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है। अगर यही एंगल स्टूडेंट्स आप 90 डिग्री कर दें, अब 90 डिग्री के दो वेक्टर्स जो हैं वो ऑब्वियसली एक हॉरिजॉन्टल है, एक परपेंडिकुलर है, देयर इज नो डायरेक्शन बिटवीन देम। तो इसी वजह से जब आप डॉट प्रोडक्ट के अंदर एंगल 90 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर 0 आता है, और ये 0 ये शो करता है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास ये हो गया। इसी तरह अगर आप एंगल को 0 की बजाय 180 कर दें, अब 0 और 180 दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब ये -1 ये शो करता है कि आपके दोनों वेक्टर्स हैं तो पैरेलल लेकिन स्ट्रिक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, और इस वजह से आपके पास जो आंसर आता है 180 के ऊपर वो -1 आता है, एंड दैट इज मिनिमाइज्ड। यानी कि अब ये सबसे छोटा और सबसे लीस्ट कंडीशन है दोनों के एंटी पैरेलल होने की। So that's why students we are using the cosine function, because the dot product, हमेशा dot product हम दो वेक्टर्स के दरमियान डायरेक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। Okay, in short, the dot product with cosine captures both magnitude and direction, ठीक है। अब ये देखें, अगर आप डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ले लें, मतलब मैग्नीट्यूड ले लें, और मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड से कम हो, तो इसका मतलब ये है कि ये दो वेक्टर्स के दरमियान मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन के साथ साथ उनकी मैग्नीट्यूड की वर्थ भी हमें बताता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये थी एक रीज़न बिहाइंड कि हम कॉस फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट हमेशा डायरेक्शनल रिलेशनशिप बताता है, और डायरेक्शनल रिलेशनशिप के लिए ही हम कॉस फंक्शन यूज़ करते हैं, और कॉस की 3 वैल्यूज़ के ऊपर हमें पीक पॉइंट्स मिलते हैं। 1 के लिए स्ट्रिक्टली पैरेलल, 0 के लिए नॉट पैरेलल, एंड 180 के लिए पैरेलल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी इस्तेमाल होंगी, डिस्कस करते हैं उनको। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर आपने लेना हो तो अब आप वो आई डॉट जे, आई डॉट के, नो पॉसिबिलिटीज फाइंड नहीं करेंगे, आप सिर्फ आई कंपोनेंट को आई से, जे को जे से, और के को के से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। अगर आप बी डॉट ए लें या ए डॉट बी लें तो दोनों आप इक्वल लाएंगे या इक्वल होते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डॉट प्रोडक्ट की होल्ड करती है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीट्यूड, कि दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो उसका आंसर वही होता है जो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। आपके पास दो सेम वेक्टर्स हैं, यानी एक वेक्टर है, आपने उसको उसी के साथ सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो वही होगा अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर ले लें। तो u डॉट यू इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो जब भी आपके पास u डॉट यू आएगा आप उसको मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब ये आएगा आप u डॉट यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 6, इफ u, v एंड w रिप्रेजेंट्स, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 3.1 में हमने 3 वर्टिसेस या 3 साइड्स को ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूफ करने के लिए एक कंडीशन यूज की थी, जो कि थी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया था,
जब हम डॉट प्रोडक्ट से अवेयर नहीं थे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 में डॉट प्रोडक्ट से अवेयर हो गए हैं और हमें ये भी पता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। जैसा कि आई डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, इट मीन्स आई और जे के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी तरह यही टेक्निक अब हम वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पे इस्तेमाल करेंगे कि कोई सी दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल का डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान एंगल 90 है, और हर वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। सो इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू प्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एनी ऑफ अमंग u डॉट v डॉट w एंड u डॉट w, कोई से दो पेयर्स का, कोई से दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए देन द ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्शनल एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शनल एंगल या डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? देखिए हमारे पास तीन डायरेक्शंस होती हैं, आई जे एंड के। तो द एंगल्स फॉर्म्ड बाय नॉन जीरो वेक्टर एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड द डायरेक्शनल एंगल्स ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मेरे पास आई जे के या एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शंस हैं और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर को असाइन की है दैट इज ओ ए, जो कि एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये 3D फिगर है। इसी तरह यहाँ पर एक ओ बी होगा जो एंगल बनाएगा वाई के साथ, एक ओ सी होगा जो एंगल बनाएगा एक्स और जेड के दरमियान। तो अभी हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं, बाकियों को सिमिलरली कर लेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक ओ ए वेक्टर असाइन किया है जो कि किन दो वेक्टर्स के दरमियान है, डायरेक्शंस के दरमियान है, एक्स और वाई के दरमियान। अगर मैं इस ओ ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास एक ट्रायंगल बनती है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, चलें ये एक्स है तो फिर ये भी एक्स कह देते हैं क्योंकि एक्स का ही पॉइंट है, ओ एक्स एंड ए। ठीक है, ओ एक्स एंड ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू क्या होगी? cos अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारे पास a है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है। सो cos अल्फा इज इक्वल टू a ओवर r, और यहाँ से हमारे पास जो a के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल, और वही एंगल अगर cos के साथ है यानी कोसाइन ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर a। सो स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर आपका ये a जो है ओ ए ये एंगल बना रहा है अल्फा, देन दिस अल्फा इज कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल, और इसी अल्फा के ऊपर अगर हम कॉज अप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू a ओवर r इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, सिमिलरली फॉर बी एंड सी, अगर आप b के लिए देखेंगे तो बीटा होगा, तो बीटा का आंसर आ जाएगा आपके पास b ओवर r। इसी तरह c के लिए देखेंगे तो वो गैमा होगा, तो कॉज ऑफ गैमा इज इक्वल टू c ओवर r। तो ये जो r पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये आपके पास होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जबकि a की वैल्यू क्या है? अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें दैट इज r cos अल्फा, b की होगी सिमिलरली फॉर बीटा एंड गैमा, सो b की हो जाएगी r cos बीटा, c की हो जाएगी r cos गैमा टाइम्स के। इन तीनों में से r कॉमन आ रहा है, r कॉमन ले लें, और ये याद रखिएगा कि r हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर होगा, यानी इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। सो आपका ये वेक्टर अब ए आई बी जे सी से चेंज होकर ये बन चुका है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड होती है कंपोनेंट का स्क्वायर। कंपोनेंट का स्क्वायर अगर मैग्नीट्यूड 1 हो तो फिर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम भी 1 होना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉपर्टी कि आप जिस भी वेक्टर के अगर डायरेक्शन को साइंस निकालेंगे तो लाजमी चेक कर लीजिएगा कि डायरेक्शन को साइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। यानी आप कॉज अल्फा निकाल रहे हैं वेक्टर ओवर पोजीशन वेक्टर करके, अगर आप कॉस बीटा निकाल रहे हैं या कॉस गैमा निकाल रहे हैं तो तीनों को सम करें और एट द एंड आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चंस में यूज होगा दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग ईच अदर। प्रोजेक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास एक साया होता है, किसी भी चीज़ का परपेंडिकुलर जो शेड बनता है, जो शेडो बनता है, दैट इज कॉल्ड दी प्रोजेक्शन। सो अब यहाँ पे हम प्रोजेक्शन को देखेंगे क्या। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि प्रोजेक्शन होती क्या है। किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर जो शेडो या साया बनता है, ठीक है, उस पॉइंट तक अगर हम एक वेक्टर असाइन करते हैं, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है दैट इज दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अपनी बात को मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको, फिर ये डेफिनेशन पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ओ ए और ओ बी दो वेक्टर्स हैं।
ये ओ ए वेक्टर है जिसकी लेंथ ऑब्वियसली आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, एक ओ बी वेक्टर है जिसकी लेंथ थोड़ी सी आपको कम नज़र आ रही है। अगर मैं ओ बी से बिल्कुल 90 के एंगल पे एक शेड ड्रा करता हूँ, एक लाइन ड्रा करता हूँ, या यूँ सोच लें जो फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं वो मैं ओ बी को कंपोज कर रहा हूँ इस लाइन के ऊपर, तो ओ बी को अगर मैं गिराता हूँ या शेड करवाता हूँ तो ये किसके पैरेलल बनेगा यहाँ गिरने के बाद, तो ये ओ एल बन जाएगा। ठीक है, सो इस वेक्टर का जो शेड है ओ बी का ये बन रहा है आपके पास ओ से लेकर एल तक, जिसको मैंने यू का नाम दिया है। सो यू इज द वेक्टर विच इज द शेड ऑफ वेक्टर ओ बी ऑन या पैरेलल टू ओ ए। ठीक है, ओ एल या यू वेक्टर शेड है ओ बी वेक्टर का जो कि किसके पैरेलल है, ए वेक्टर के पैरेलल है। अब प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन इस ओ एल वेक्टर जिसको हमने यू का नाम दिया है इसकी मैग्नीट्यूड है। दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ, और किसकी प्रोजेक्शन है, बी की प्रोजेक्शन है, किसकी वजह से है, किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, तो इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। सो मैग्नीट्यूड ऑफ यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, और इसका फार्मूला अब हम डिराइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन है हमारे पास, द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और बी अलोंग ए इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वेक्टर कैलकुलस। फॉर एग्जांपल, द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट ऑफ ए दैट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ बी। प्रोजेक्शन हमें देती क्या है, प्रोजेक्शन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अगर आप बी की प्रोजेक्शन ए पर देख रहे हैं तो बी क्या ए की डायरेक्शन में है या बी की मैग्नीट्यूड ए से कितनी कम है। ठीक है, प्रोजेक्शन हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स, ये मैंने एक डेली लाइफ से एग्जांपल दी है। द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट ए अलोंग बी। इसको बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं। फार्मूला क्या है, देखें ओ ए और ओ बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं प्लेन के अंदर, और अगर मैं B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं तो BOL हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। अब BOL से अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूं तो परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। सो बेस हमारे पास A है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास B है। ठीक है, अब सॉरी BOL में स्टूडेंट्स बेस हमारे पास A तो नहीं है, A हमें यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे लिखना चाहिए था। A पोजीशन वेक्टर है इस पूरे का, लेकिन हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो O से लेकर L तक कर रहे हैं जिसको हमने नाम U का दिया हुआ है, और इस U की मैग्नीट्यूड को हम U मैग्नीट्यूड प्रोनाउंस करेंगे। सो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर एंड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। अगर मैं कोसाइन एंगल निकालता हूँ तो मुझे बेस यानी कि इस लेंथ को और इसकी लेंथ को डिवाइड करना होगा। सो मैंने U ओवर B कर दिया। अब मैंने प्रोजेक्शन के बारे में बता दिया था आपको कि प्रोजेक्शन होती क्या है। प्रोजेक्शन वेक्टर का के साए का जो बनने वाला एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड होती है। सो ओ बी के पैरेलल इसका जो शेडो बन रहा है दैट इज यू वेक्टर, और उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए होगी। तो खैर ये हमारे पास कॉज ऑफ थीटा है दैट इज यू ओवर बी। अब यहाँ से स्टूडेंट्स बी को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमें तो ये चीज़ चाहिए थी, दिस इज द लेंथ ऑफ that vector which become from the projection। so ये बन गया स्टूडेंट्स। इसको मैं a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। मैंने a मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो चीज़ स्टूडेंट बनी है दिस इज a डॉट बी फार्मूला, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल। सो ये हमने a डॉट बी लिख दिया और नीचे a डिवाइड हो गया। अब a डिवाइडेड बाय, अगर आपको ये फॉर्म इजी लगती है आप ये यूज़ करें कि a डॉट बी ओवर a मैग्नीट्यूड इज दी प्रोजेक्शन ऑफ, किसकी प्रोजेक्शन है स्टूडेंट, बी की है ए पर, तो पढ़ेंगे बी अलोंग ए। ठीक है, अभी मैं इसका एक फार्मूला भी आपको बताता हूँ ट्रिक के कैसे ध्यान में रखना है आपने इसको। सो इसको लिखते कैसे हैं स्टूडेंट, इसको लिखते हैं प्रोज, PROG, प्रोजेक्शन। किसकी देख रहे हैं, बी की देख रहे हैं तो बी लिखेंगे, किसके ऊपर देख रहे हैं, ए के ऊपर देख रहे हैं तो लिखेंगे बी अलोंग ए, और फार्मूला होगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि ए ओवर ए मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट वेक्टर होता है, तो अगर आप इसे यूं लिखना चाहें ए यूनिट डॉट बी, तो ये भी प्रोजेक्शन ऑफ का फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स ट्रिक कैसे याद रहेगी हमें कि ये प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी है या बी अलोंग ए है, हम हमेशा तो डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो अगर हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए फाइंड करनी है, अलोंग के बाद आने वाला जो वर्ड है अगर वो बी होगा या ए होगा वो यहाँ डिवाइड होगा।
न्यूमिनेटर सेम रहेगा, ए डॉट बी रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी में भी और बी अलॉन्ग ए में भी, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होगा और उसका फैसला अलॉन्ग के बाद आने वाला वर्ड करेगा। अगर आप फाइंड कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, प्रोजेक्शन ए अलॉन्ग बी, तो अब आपने समझ जाना है कि न्यूमिनेटर तो ए डॉट बी रहेगा और डिवाइड आप करेंगे बी की मैग्नीट्यूड से। अब यहाँ देखें हम बी अलॉन्ग ए कर रहे थे ना, तो हमारे पास फॉर्मूला बना है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली द लेंथ ऑफ शेड, सो सिंपली हम ये कह सकते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए इज द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ गिवन वेक्टर बी ओवर ए। सो प्रोजेक्शन क्या है, इसका जो शेडो बनता है उस शेडो का मैग्नीट्यूड है। इस ओ बी का शेडो हमारे पास u बन रहा है और u का मैग्नीट्यूड इज दी प्रोजेक्शन, और b का बन रहा है a पर तो b अलॉन्ग है। इसी तरह स्टूडेंट्स प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b होगा a डॉट b। अब b क्योंकि अलॉन्ग के बाद आ रहा है तो b की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन जो कि हर क्वेश्चन में यूज होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट रह गया है, उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इक्वली अलाइंड वेक्टर्स, इक्वली अलाइन वेक्टर क्या होते हैं, ये वर्ड आपके क्वेश्चन में 2-3 दफ़ा आया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं। व्हेन अ वेक्टर मेक्स एन इक्वल एंगल विद ऑल 3 एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड जेड एक्सेस, देन सच वेक्टर इज कॉल्ड इक्वली अलाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। अगर आपका कोई एक वेक्टर तीनों एक्सेस के साथ, 3 डायमेंशनल की अगर हम बात करें, आई, जे और के के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो इट मींस आपका वो वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सेस के साथ। अब इक्वल एंगल बना रहा है इसका मतलब उसके एंगल सारे सेम होंगे, यानी उस वेक्टर आर का जो एंगल एक्स के साथ है वो भी एक अल्फा, इसी तरह बी वाई के साथ वो भी अल्फा, और गैमा सी के साथ वो भी अल्फा, यानी तीनों एंगल्स अल्फा बीटा गैमा तीनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर एंगल इक्वल होंगे तो फिर उनके डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपने माइंड में रखनी है बात कि अगर कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर्स के साथ इक्वली इंक्लाइन करता है तो उन दोनों वेक्टर्स का या उस वेक्टर का उन बाकी सारे वेक्टर्स के साथ डायरेक्शन एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। सो इन अदर वर्ड्स, वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू अदर वेक्टर्स देन देयर डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम, क्योंकि एंगल सेम होंगे और एंगल सेम होने की वजह से उनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम होंगे। सो ये कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, जहाँ भी हमारे पास इक्वली इंक्लाइंड का वर्ड आएगा हम वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस को इक्वल लाएंगे या इक्वल लेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ये थी हमारे पास कुछ समरी, इसको ध्यान से देखिएगा तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।